धुंध के बादल। कविता और रमेश कई बरसों से इंतजार कर रहे थे कि कब बहुबेटा नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी देंगे। उदय और चेतना के विवाह को 8 साल हो चुके थे। वे जब भी बंगलौर से कानपुर आते, कविता की आंखें और कान क्रमश चेतना के शरीर तथा अच्छी खबर सुनने के लिए आतुर दिखाई देते। कविता, बच्चों का फोन आया है। कब से नहा रही हो? वे कल शाम को आ रहे हैं। तुम्हें याद है, एक दुबला सा लड़का जो उदय का दोस्त था, इतवार को उसकी लखनऊ में शादी है। 2 दिन के बाद उन्हें वहां जाना है। पता नहीं अब की बार भी कुछ देखने सुनने को मिलेगा या नहीं। अब नाते रिश्तेदार तथा पड़ोसी भी पूछ पूछ कर थक चुके हैं। समय पर बच्चे हो जाते तो स्कूल भी जाने लगते। क्या पता ये ही ऐसी अनोखी नौकरी कर रहे हैं कि बच्चों के लिए समय ही नहीं। मैंने तो ये भी कह दिया कि मैं पाल लूंगी, फिर भी कोई असर नहीं। तुम तो ऐसी बात कर रही हो जैसे महीनों बाद देखोगी और बात करोगी। एक दिन में कई बार तो बात करती हो। अब उनके आते ही बच्चों की रट लगाना शुरू मत कर देना। वे खुद भी सब कुछ समझते हैं। सब समझते तो औरों की तरह सीधी चाल चलते। राम ही जाने इनके दिमाग में क्या चल रहा है। रमेश जानते थे कि कविता बातों को लेकर कभी कभी ओवर रिएक्ट कर देती है। फिर सामने वाले को बुरा लगे या अच्छा, वैसे उसकी मंशा गलत नहीं होती, बस कहने का तरीका और शब्दों का चुनाव सही नहीं होता। अगले ही दिन कविता ने उदय का कमरा ढंग से साफ करवाया, बिस्तर की चादर बदलवाई और बहू चेतना की पसंद के बेसन के लड्डू बनाने में लग गई। साथ ही रसोई में चाय पीती कामवाली से बोली, 1 हफ्ते के लिए बच्चे आ रहे हैं, छुट्टी मत मार लेना। 2 दिन रुककर एक शादी में जाएंगे, फिर 3-4 दिन रुकेंगे। बहू की कोई खुशखबरी है क्या जीजी? हाँ, खुशखबरी भी आएगी। मैं अपनी पसंद की साड़ी लूंगी। कौन सा महीना चल रहा है? बताओ, कल ही 50 नंबर वाली पूछ रही थी कि बहू का इलाज करवा रही है या नहीं। मैंने तो जीजी साफ कह दिया, मुझे ना पता और ना मैं किसी की घरेलू बातें पूछती हूँ। कामवाली की बातें सुनकर कविता की त्योरियां चढ़ गई। वह बोली, देख शांति, अगर मेरे घर की बात बाहर गई और मुझे पता लग गया कि तूने बताई तो ठीक न होगा। तेरा पति और बड़े लड़के को मैंने ही अपने भाई की फैक्ट्री में लगवा रखा है। ना जीजी सम खाऊं जो मेरी कही झूठी निकल जाए। लोग तो पता नहीं क्या क्या पूछे, पर मेरी क्या मजाल कि मैं इस घर की कोई बात बाहर बताऊं। मैं क्या बावली हूं? मुझे पता है कि मेरा घर आपकी दया से ही चल रहा है। इसके बाद दोनों ने जल्दी से घर के काम निपटाए। 4 बजे तक आ जाऊं जीजी? हाँ, 4-4:30 तक पहुंच जाना। वे भी तभी पहुंचेंगे। शाम 5 बजे चेतना और उदय पहुंच गए। रात के खाने के बाद चारों ही ड्राइंग रूम में बैठे गपशप कर रहे थे। अचानक रमेश की नजर चेतना पर पड़ी। उन्हें लगा कि चेतना उदय को इशारा करके कुछ कह रही है। बेटा, तुम कुछ कहना चाहती हो? रमेश बोले। चेतना की जगह उदय ने उत्तर दिया, हाँ, हम दोनों कई महीनों से आपसे कुछ कहना चाहते थे पर हिम्मत नहीं हुई। पर अब छिपाया नहीं जा सकता। क्या हुआ? क्या कहना चाहते हो? कविता घबराकर बोली। दरअसल हम बच्चा गोद लेने की सोच। उदय की बात काटते हुए चेतना बोली, सिर्फ सोच नहीं रहे, कागजी कार्रवाई भी पूरी हो चुकी है। माफ करना पर मैं बात को घुमा फिराकर नहीं, साफ बताना चाहती हूँ। मैंने उदय से कई बार कहा कि आपको सच्चाई बता दें, पर यह गोल गोल घुमाकर बात करता है।
कौन सी सच्चाई? क्या मामला है? कविता ने भर्राए स्वर में कहा। कविता के मन में उदय के स्वास्थ्य को लेकर उल्टी सीधी बातें आ गई। उदय माँ के पास आकर बोला, माँ, कोई घबराने की बात नहीं है। बस आपको जो बच्चों की इतनी चाह है, उसी को देखकर जब हम पिछली बार आए थे तो आपकी और पापा की इच्छा को देखकर बच्चा लेने का पक्का मन लिया था। बेंगलोर में हमने कई संस्थाओं में बात की और अब उनका फोन आया है कि उनके यहाँ एक बच्चा उपलब्ध है। पर बच्चा गोद लेने की जरूरत क्या आन पड़ी? तुम अपना बच्चा पैदा करो। मम्मी, हम करीब 5 साल से डॉक्टर को दिखा रहे हैं। पहले तो डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं। टेस्ट पर टेस्ट होते गए और एक एक टाइम की मुट्ठी भर दवाइयाँ चलती रही, पर अब 1 साल पहले डॉक्टर ने कहा कि बच्चा पैदा करने का रिस्क लिया तो चेतना की जान को खतरा हो सकता है। तुम चुपचाप सब करते रहे और हमें बताना तक उचित नहीं समझा। इतने बड़े हो गए हो, बड़े बड़े फैसले करने लगे। हमें तो तुमने जीते जी मरा समझ लिया। नहीं पापा, ऐसा कभी सोचना भी मत। हाँ, हमने बताया नहीं, इसे हमारी भूल कहो या जरूरत से ज्यादा आप दोनों की फिक्र है। आप दोनों कितने परेशान हो जाएंगे, यही सोचकर चुप रहे। बहू, ये तो हर माँ बाप की इच्छा होती है कि विवाह के बाद परिवार बढ़े, पर तुम्हारी जान की कीमत पर नहीं। अब बात चल ही पड़ी तो एक बात हमने भी तुमसे छिपाई है। अब चौंकने की बारी उदय और चेतना की थी। दोनों के मुंह से एक साथ निकला, क्या? कविता ने बीच में बोलते हुए कहा, कुछ नहीं, इनकी तो मजाक करने की आदत है। वातावरण गंभीर हो गया था, इसलिए मनगढ़ंत कुछ भी सुना देंगे। नहीं कविता, अब हमारा बेटा उदय बड़ा और समझदार हो गया है। प्लीज मुझे रोको मत। मैंने कई साल पहले तुमसे कहा था कि सही समय का इंतजार करो। आज वो समय आ गया है। अब कविता के मौन ने अपनी स्वीकृति दे दी। उदय, जिस हाल में तुम हो, बरसों पहले मैं तुम्हारे स्थान पर खड़ा था। मेरी पत्नी मां बनने में असमर्थ थी, पर अंदर ही अंदर घुटते रहने के कारण डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी। डॉक्टरों ने हमें यही सलाह दी थी कि बच्चा गोद लेकर ही उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। तब मैंने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए तुम्हें उसकी गोद में डाल दिया था। ईश्वर की कृपा रही कि एक सूखती हुई डाली तुम्हें पाकर जी उठी थी। तुम्हें गोद लेने से पहले मुझे डर था कि मेरे गांव में रहने वाले और पुराने विचारों के माता पिता पता नहीं इजाजत देंगे या नहीं। पर वे इतने खुले विचारों के होंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें गोद लेने के बाद न केवल उन्होंने जोर शोर से तुम्हारा स्वागत किया, बल्कि भविष्य के बारे में सोचकर मुझे भी यह नसीहत दी कि उदय को ऐसे लोगों से बचाकर रखना जो उसके मन में नफरत के बीज बो सकते हैं। उनका इशारा समझकर ही, जब तक तुम 12वीं करके हॉस्टल नहीं चले गए, मैंने अपने रिश्तेदारों से दूरी बनाकर रखी। घर से बहुत दूर जगहों पर तबादला करवाता रहा। गांव बिरादरी के सुख दुख में हम दोनों में से कोई एक ही जाता था। पर दादा दादी तो हमारे पास आते थे। हाँ, हम तीनों एक साथ कभी नहीं गए, पर तुम्हारे दादा दादी साल में 6-7 महीने हमारे पास ही रहते थे। उदय, क्या तुम जानना चाहोगे कि हमने तुम्हें कहाँ से गोद लिया? तुम्हारे असली माँ बाप कौन है? माँ बाप असली और नकली नहीं होते पापा। मुझे किसने जन्म दिया, कहाँ दिया, ये किसी भी अबोध बालक को पता नहीं होता। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें पता लगता है कि माँ बाप कौन है, किसे माँ बाप कहते हैं। मेरी माँ कविता मिश्रा और पिता रमेश मिश्रा हैं। यही सच्चाई है और सच्चाई कभी झुठलाई नहीं जाती।
चलिए मम्मी, गर्मागर्म दूध बनाकर दीजिए। मेवे डालकर पकाया आपके हाथ का दूध अलग ही मजा देता है। चलिए मम्मी, मुझे भी सिखाइए। महीने बाद मेरी भी लाडली आने वाली है। उसके लिए मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। आज कई बरसों से जमे धुंध के बादल छंट चुके थे और नया सवेरा होने वाला था। ऐसी ही और भी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।